समझना क्या कहना चाहूँ। जो अपनी क्लास हुई थी उस क्लास में मेनली स्टीफेंस लॉ के अंदर हमने क्या देखा था उसको थोड़ा सा पहले रिकैप कर देता हूँ। हमने क्या देखा हुआ है? हमने देखा है कि कोई भी हमसे अगर पूछता है स्टीफेंस लॉ के बारे में तो अपने को बेसिक चीज़ें वहाँ पता होनी चाहिए। क्या था स्टीफेंस लॉ? तो ये था हमारा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट। ये जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर था। ये हम जानते हैं। अच्छा, इसी एनर्जी रेडिएटेड अपॉन टाइम को, ये टर्म आया ना एनर्जी रेडिएटेड अपॉन टाइम, इसका नाम हमने दे दिया पावर। तो यहाँ से रिलेशन आ गया था पावर रेडिएटेड अपॉन एरिया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? तो टी के पावर 4 के। पावर रेडिएटेड अपॉन एरिया प्रोपोर्शनल था टी के पावर 4 के। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया था पी रेडिएटेड, और ये आ गया इक्वल्स टू लगाओगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे और उसका नाम तुम रखोगे स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा, और ये आएगा सिग्मा ए टी का पावर 4। सिर्फ अगर मैं पी रेडिएटेड लिखना चाहूँ तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हम जानते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 था पी रेडिएटेड। ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 था पी रेडिएटेड सिग्मा ए टी का पावर 4। उसके बाद बात हुई थी कि अगर मैं यहाँ से नेट पावर की जब बात हो रही है तो ऊपर में एनर्जी है, नीचे में टाइम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा, डी क्यू अपॉन डी टी। अब जरा सोचो, यहाँ तो सराउंडिंग की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी की बात है, सराउंडिंग की बात नहीं है। सराउंडिंग की बात जब होगी तो क्या होगा समझो। सराउंडिंग की बात जब होगी तो एक तो बॉडी होगी जिसका टेम्परेचर होगा T, और एक सराउंडिंग होगा जिसका टेम्परेचर होगा TS। बॉडी की खासियत है कि बॉडी हीट को इमिट भी करेगा, ये इमिट कर रहा है, और एब्जॉर्ब भी करेगा। कुछ एरो बाहर, कुछ एरो अंदर। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा T है वो ज़्यादा है TS से, मतलब ये जो हमने बॉडी को दिखाया है इस बॉडी को गर्म दिखाया। तो उस कंडीशन में जो dq बाई dt हमारा निकल के आया है वो dq बाई dt क्या आएगा समझो। अभी नेट पावर का कॉन्सेप्ट चलेगा, थोड़ा इसको थोड़ा हटा दो, पहले नेट पावर समझा देता हूँ फिर इसको लिख दूंगा। अभी एक चीज पहले तो ये देखो कि भाई पावर रेडिएटेड सिग्मा ए टी का पावर 4, सिर्फ टी की बात है, सिर्फ बॉडी हो तब तो ये लगेगा। लेकिन जब समझो जब बॉडी और सराउंडिंग दोनों हो तो उसको पावर रेडिएटेड न बोल के पी नेट कहा जाता है, और उस पी नेट को तुम कह सकते हो सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस, ये तो बॉडी के लिए लिखा हमने, फिर लिखा हमने सिग्मा ए टी एस का पावर 4, ये किसके लिए लिखा? सराउंडिंग के लिए। इस पी नेट को कुछ लोग डी क्यू बाई डी टी भी कह सकते हैं, ये क्या बनेगा? ये बनेगा सिग्मा ए, अब यहाँ से t का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4, ये यहाँ से बनेगा। इसका एक और नाम है, वो नाम है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट जब कोई पूछे तब तो डी क्यू बाई डी टी लगाना है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछे
तो डी क्यू बाई डी टी लगाना है, और ये मेरा फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। अब एक बात और थी, एक बात और थी, उसको देखेंगे फिर क्वेश्चन चालू करेंगे। वो बात क्या थी कि हमारे पास जैसे ही मैं चाहूँ तो इस डी क्यू को पुट कर सकता हूँ एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी नहीं, आज इसका नाम ये जो डेल्टा टी होता है ना, डेल्टा टी, जिसको मान लो तुमने लिख दिया डी टी, मैं इसको लिख रहा हूँ डी थीटा, क्योंकि किताब में लिखा रहता है डी थीटा, क्वेश्चन में रहता है डी थीटा, तो हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते। अच्छा, तो ठीक है, अब एम डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ एम एस डेल्टा टी, आज इसको लिखेंगे डी थीटा, तो डी क्यू के जगह पे एम एस डी थीटा लिख देंगे। तो डी क्यू बाई डी टी लिखना है, तो मैं लिखूंगा एम एस डी थीटा है ये, अपॉन डी टी। ये किसके बराबर होगा? तो ये वही सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4 के बराबर होगा। मेरे से पूछा जाता है डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा। मेरे से पूछा जाता है डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू, तो इसको मैं क्या लिखूंगा समझो, इसको मैं लिखूंगा सिग्मा ए, और ये एम एस भी उस तरफ चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा एम एस, और बाकी टर्म एज इट इज टी फोर माइनस टी एस का पावर 4। ये जो निकल के आया है ये एक काम का रिजल्ट है। इसको दो तीन नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। फॉल क्यों? क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर में से घटाया है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब देख, अगली बात देख, अब भाई जब ये रिलेशन आया, जब ये रिलेशन आया, तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर का एक और प्यारा नाम है, इसको कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग, इसको कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग, दो नाम से इसको जानते हैं। तो कंक्लूजन इतना ही है, आप अपने कॉपी में कुछ फॉर्मूले को लिखें, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉपी में सबसे पहला फॉर्मूला ये लिखो, पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड सिग्मा ए टी का पावर 4, सिग्मा को स्टेफेंस कांस्टेंट बोलते हैं, ये लिख लो। फिर आओ दूसरा फॉर्मूला लिखो, डी क्यू बाई डी टी बराबर सिग्मा ए टी फोर माइनस टी एस का 4, इसको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोलते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोलते हैं। अच्छा, टी बॉडी का टेम्परेचर है, टी एस सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्मूला एंड द लास्ट, दिस वन इज द लास्ट, डी थीटा अपॉन डी टी, तीसरा नंबर। अब भाई देख, क्यू और थीटा में कंफ्यूज मत हो जाना, अब ऐसे नहीं क्यू और थीटा एक जैसा लिख लेना, ये क्यू है, क्यू मतलब हीट, और ये थीटा है, थीटा मतलब टेम्परेचर, तो अंतर समझ में आना चाहिए। अभी जो लिखा हुआ है वो है डी थीटा अपॉन डी टी, इसका आया सिग्मा ए अपॉन एम एस टी फोर माइनस टी एस का 4, टी फोर माइनस टी एस का 4, सारे टेम्परेचर केल्विन में रखे जाएंगे। इस टर्म को बोला जाता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर उर्फ रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर उर्फ रेट ऑफ कूलिंग। इसी तीन फॉर्मूले से 7 क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन करने हैं, कुछ आसान कुछ कॉम्प्लिकेटेड, आपको उसको टारगेट करके करना है। आओ एक एक कराता हूँ, तुमने भी करे होंगे, कुछ आसान भी लगेंगे, आपको स्टेप देखना है कैसे कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये है,
एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा अरेंज कर देते हैं तरीके से। पहले ये करिए, पहले ये करिए, तो रेट ऑफ इमिशन वाला पहले ये करिए। पहले ये करते हैं, रेट ऑफ इमिशन। कह रहा है, तुम पढ़ो सवाल, पहले करूंगा मैं। रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन क्या होता है? इस टर्म को पकड़िए, बात को समझिए। इसने कहा है रेट ऑफ इमिशन। भाई रेट ऑफ इमिशन मतलब इमिटेड एनर्जी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ इमिशन को ही पावर कहा जाता है, रेट ऑफ इमिशन को ही पावर कहा जाता है। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। दूसरा दूसरा सराउंडिंग की बात नहीं है, समझो। दूसरी बात समझो कि यहाँ पे सराउंडिंग सराउंडिंग की बात सराउंडिंग की बात नहीं है। अच्छा, जब सराउंडिंग की बात ही नहीं है तो अपने को कौन सा रिलेशन लगाना पड़ेगा? ये लगेगा, P बराबर सिग्मा ए टी का पावर 4। ये स्टीफेंस लॉ है और यही लगेगा। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है ये तुमको समझाऊं। देख, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि भाई रेट ऑफ इमिशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 273 डिग्री सेल्सियस इज E, देन रेट ऑफ इमिशन ऑफ बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस। पहली बात, डिग्री सेल्सियस में काम मत करो, डिग्री सेल्सियस में कभी काम मत करो। फिक्स कर लो कि डिग्री सेल्सियस में तो काम करना ही नहीं है, ये तो क्राइम है। अच्छा, अब देखिए इसने कहा कि 273 डिग्री सेल्सियस में एनर्जी ई है। वो एनर्जी सही मायने में एनर्जी नहीं है, वो पावर है। तो आप समझो इस बात को। यहां से अब पहली बात, ये सिग्मा कैंसिल होगा। सोचो कैसे, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्टीफेंस कांस्टेंट है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी में से ये हटेगा। दूसरा दूसरा एक ही बॉडी की बात है तो एरिया सेम होगा। यानी कि पूरी कहानी इस बात की है कि ये जो पावर है ये प्रोपोर्शनल होगा T के पावर 4 के। तो ये होगा P1, नीचे होगा P2, और ये हो जाएगा मेरा T1, नीचे होगा T2, और इसके पावर में जाएगा 4। P1 मतलब पहली बॉडी की बात करी है, और मतलब P1 मतलब पहला इनिशियल केस की बात करी है। तो अब जरा सोचो, अब जरा सोचो मजे से। P1 के जगह पे क्वेश्चन ने कहा E रखो, P2 मेरे से पूछा गया है, टेम्परेचर पे ध्यान दो। टेम्परेचर कितना कहा था? 273 डिग्री सेल्सियस था, मैं उसको केल्विन में बदलूंगा। 273 प्लस 273, नीचे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो भाई 0 प्लस 273, और इसके पावर में भैया 4 जाएगा। अब इजी है, E अपॉन P2। अब ये देखो नीचे से ऊपर काटोगे 2 होगा, ये पूरा लिखा हुआ है 2/1 का पावर 4, मतलब ये लिखा हुआ है कितना हो गया, 16/1। अब P2 की वैल्यू क्या हो रही है? तो भाई E/16। P2 हमसे पूछा है तो E/16 हो गया, और यही यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन क्यों दिया था? ये बताने के लिए कि टेम्परेचर को केल्विन में रखना है, टेम्परेचर को ऐसे सॉल्व नहीं करना। कीप टेम्परेचर इन केल्विन। ये तो एक बात हो गई। अब तुमको करना है सवाल, एक टू स्फीयर वाला सवाल इसमें होगा। टू स्फीयर वाला सवाल, कूलिंग रेट बाद में, ऑर्डर उसने अलग अलग कर दिया। ये करना है टू स्फीयर वाला सवाल। ये आपको
ये वाला सवाल। उसी के जैसा है, उसी के जैसा है, वही रिलेशन लगेगा। देखो अब दो स्फीयर है, दो स्फीयर है और दोनों का सेम कलर हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, ये 1:2 वाला है। ठीक है, करिए करिए, ये बढ़िया सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है। 2 स्फीयर ऑफ रेडियस 1:2, सही बात है। एंड डेंसिटी इन द रेशियो 2:1। तुम सवाल पढ़ो, करूंगा मैं। एंड सेम स्पेसिफिक हीट, बहुत बढ़िया, सेम स्पेसिफिक हीट, हीटेड टू सेम टेम्परेचर, मजा आ जाएगा। एंड लेफ्ट इन सराउंडिंग, रेट ऑफ फॉलिंग इन टेम्परेचर। क्या पूछा? देयर रेट ऑफ फॉलिंग टेम्परेचर बताओ, रेट ऑफ फॉलिंग टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉलिंग टेम्परेचर, ये क्या होता है? ये हमको पता होना चाहिए कि भाई रेट ऑफ फॉलिंग टेम्परेचर कोई पूछे तो मुझसे पूछा है उसने कि तुम सीधा सीधा बताओ कि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा। और ये फॉर्मूला अपने को याद है, सिग्मा ए अपॉन एम एस, फिर टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। ये इसका फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत, कोई इफ बट नहीं होनी चाहिए। चलो फिर से लिखते हैं फॉर्मूला, फिर से लिखते हैं। देखो डी थीटा अपॉन डी टी मुझे याद होना चाहिए, सिग्मा ए अपॉन एम एस, टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। अब देखो कैसी लड़ाई चलेगी, अब कैसी लड़ाई चलेगी। क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने कहा, आराम से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखाता हूं। थोड़ी साइज बढ़ा दूं क्या क्वेश्चन की? थोड़ी साइज बढ़ा देता हूं ताकि दिखता भी रहे साइड से। आइए, अब देखिए क्या हो रहा है मामला। ये कह रहा है कि उनका उनका सेम टेम्परेचर पे रखो। समझो बात को, समझना। कह रहा है कि सेम सराउंडिंग, ओहो, ये देखो पहली बात तो इसने कही सेम सराउंडिंग। सेम सराउंडिंग का फायदा बताता हूं, ये टीएस हट जाएगा कंपेयर करने में। और समझो, कहा है बॉडी का भी टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पे हीट किया तो प्रोपोर्शनैलिटी से ये टी भी हट जाएगा। और सुनो, इसने कहा सेम स्पेसिफिक हीट, ओके, इसका मतलब ये एस भी हट जाएगा। अच्छा, तो अब बात किसकी है? अब देखना, टू स्फीयर रेडियस है। अब देखना कुछ, अब कांस्टेंट में तो सिग्मा भी कांस्टेंट होता है, तो रेशियो में ये भी हट जाएगा। अच्छा, तो किस बात की लड़ाई है? तो लड़ाई ये रही भाई, लड़ाई ये रही, सिग्मा भी हट ही गया, तो ये अपना रहा डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ऊपर में एरिया, समझो, और यहां से एस तो हट ही चुका है, एस भी हट चुका है, तो ऊपर में एरिया और नीचे में सिर्फ मास रहेगा। ऊपर में एरिया, नीचे में सिर्फ मास रहेगा, यहाँ अलर्ट रहना है। एरिया को मैं, चलो एरिया छोड़ देता हूँ एज इट इज, समझना। हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं, ये लगा दिया। इसका मतलब मैं अगर एरिया को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? देख स्क्वायर है भाई, तो एरिया क्या लिखा जा सकता है? तो 4πr², ओके। नीचे मास, मास में लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा, वॉल्यूम की लड़ाई अभी बात पूरी हुई नहीं है। अब देखो ऊपर में तो 4πr² है, नीचे वॉल्यूम की बात है, तो तुम कहोगे 4/3πr³। और डेंसिटी, डेंसिटी को चलो रो मान लेते हैं, डेंसिटी को रो मान लेते हैं। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको अलग करो। देख भाई 4/3 कांस्टेंट है, फिर उसके बाद पाई कांस्टेंट है। थोड़ा इसको लाइट कर देता हूं कि बचा भी रहे देखने के लिए। ये देखिए, एक तो 4/3 कांस्टेंट है, ऊपर से पाई कांस्टेंट है, यहाँ 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। अच्छा, अब जरा देख,
ये R2 से ये R कट के सिर्फ और सिर्फ नीचे R बचेगा। सोच, ये R2 से कट गया, मतलब कहानी ऐसी आई कि डी थीटा अपॉन डी टी सिर्फ और सिर्फ ऊपर में कुछ नहीं, नीचे में दो लोग, एक R दूसरा रो, इसी पे डिपेंड कर रहा है, इसी पे डिपेंड कर रहा है। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? इसी पे डिपेंड कर रहा है। ये समझ में आ गया क्या? अब देखो अगली लड़ाई। अब तो काम आसान है, अब बस हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन ने कहा था कि R1 और R2 का रेशियो आपको पता है। अब तो बस सिर्फ लिख देता हूँ, ये रहा R1 नीचे R2। क्वेश्चन ने कहा था 1/2 लेना था। चलो, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था डेंसिटी का रेशियो ρ1 अपॉन ρ2 लेना हो तो 2/1 ले लेना। बस तुम भी इसको अरेंज कर दो, तुम भी इसको अरेंज कर दो। तुम्हारे पास रिलेशन तुमको पता ही है कि डी थीटा अपॉन डी टी जो आने वाला है ये प्रोपोर्शनल है 1/r इंटू रो के। बस हो गया। तो यहाँ से पहला केस यहाँ लिख देता हूँ, केस पहला अपॉन केस दूसरा बराबर, ये ऐसे लिख दिया है। नहीं तो क्या लिख सकते हैं, डी थीटा 1 अपॉन डी थीटा 2 टाइप का। तो पहला अपॉन दूसरा केस देख कैसे लिखूंगा, ऊपर में R2 नीचे में R1 मल्टीप्लाई, ऊपर में ρ2 नीचे में ρ1। हो गया। अब तो क्या है, देख अब कलर चेंज कर देता हूँ। R2 अपॉन R1 हम कर चुके हैं, कितना आएगा 2/1, देख लो ऊपर लिखा हुआ है। ρ2 अपॉन ρ1 ये भी देखो, ये कितना आ रहा है, ρ2 अपॉन ρ1 1/2 हो जाएगा ये। मतलब ये कितना आया रिलेशन, ये रिलेशन आया मेरा 1, ये रिलेशन आया मेरा 1। ये किसका आंसर है, ये है भैया समझना, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, उसका आंसर है 1, उसका आंसर है 1। यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल बारीकी से बात समझिए, इसने रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पूछा है, जो होता कितना है, जो होता है सिग्मा, सिग्मा अपॉन, देखो रेट ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी, सिग्मा ए अपॉन एम एस T4 माइनस टी एस का 4। अब इसने हमसे जो जो बातें कही हम एक एक चीज को कैंसिल करते गए और उसके बाद इसको तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब अगली लड़ाई परसेंटेज वाले सवाल होते हैं। ये देखिए परसेंटेज वाले सवाल, ये परसेंटेज वाले सवाल थोड़ा सा इसको मैं सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा परसेंटेज वाले सवाल पे चर्चा करना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज वाले सवाल, चलो सवाल पे आने से पहले कुछ चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पूरे फिजिक्स में काम आएगा, ये सिर्फ यही नहीं पूरे फिजिक्स में काम आएगा। जैसे वर्क पावर एनर्जी वगैरह शुरू होता है उसमें भी काम आता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन एक बार क्लिक हो जाए तो बात सही हो जाती है। देखो बिल्कुल एक टेक्निक है, अच्छी वाली टेक्निक। जैसे चेंज पूछा जाए ना हमसे, कोई फिजिक्स में कहे कि भाई तू चेंज क्या होता है, तुम कहोगे देख टेंशन नहीं है, मुझे कोई भी फाइनल वैल्यू दे दो माइनस इनिशियल वैल्यू दे दो, इसी को तो चेंज कहते हैं। फाइनल वैल्यू दे दो, इनिशियल वैल्यू दे दो, इसको घटा दूंगा, यही चेंज है। बोले बात बहुत सही है भाई, ये चेंज है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर वो कहता है थोड़ी बदमाशी, कहता है फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, नाम सुना होगा तुमने। वो पूछ देते हैं हमसे फ्रैक्शनल चेंज, तो उसको कहते हैं भाई देख, ऊपर में जो तुमने लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो हो गया चेंज। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ना इनिशियल से, तो फिर जो मिलेगा उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। अच्छा, फिर वो और बदमाशी करेगा, पूछेगा तो अब बता परसेंटेज चेंज क्या होता है। तो तुम कहोगे देख, फाइनल में से इनिशियल घटाया, ये तो हुआ चेंज, डिवाइड कर दिया इनिशियल से, तो अब बन जाएगा ये फ्रैक्शनल चेंज। लेकिन जैसे ही 100% से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज। तो चेंज दोस्तों तीन तरह से पूछते हैं।
तीन तरह से पूछते हैं। ये है परसेंटेज चेंज। अब जरा सोचो, मेरे से कोई पूछेगा कि परसेंटेज चेंज इन पावर बताओ, मैं बोलूंगा अच्छा तो भाई फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर अपॉन इनिशियल पावर इनटू 100%, यही तो हुआ है परसेंटेज चेंज इन पावर का मतलब। अच्छा, अब कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, P2 को फाइनल कह देते हैं, तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100% जैसी करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन पावर उनको समझ में आ जाता है, परसेंटेज चेंज इन पावर उनको समझ में आ जाता है। अब जरा देखना, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 अपॉन P1, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%, इतना बड़ा जो नाम है, ये इतना बड़ा नाम सिर्फ एक ही चीज का है, किसका? परसेंटेज चेंज इन पावर का, परसेंटेज चेंज इन पावर का। अब जरा देख, एक और चीज तुमको यहां बोलता हूं, देखो मेरे से अब तुम समझ लो इस बात को, मेरे से कोई पूछेगा कि भाई या तो लैंग्वेज पूछे परसेंटेज चेंज इन पावर, तुम तुरंत समझ जाना, ओहो ये तो मेरे से कह रहा है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%, ये मेरे से ये कह रहा है, दोनों एक बात है। फिर तुम थोड़ा मैथ सोचना कि भाई ये P2 माइनस P1 अपॉन P1, इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं तो हम कहाँ से इसको सोचना शुरू करें? जरा सोच, अगर किसी कारण से तुमने जुगाड़ लगाया और तुमको P2 माइनस P1 पता लग गया, सोच P2 माइनस P1 पता लग गया, और अब अगर तुमने इसी P2 माइनस P1 में से 1 माइनस कर दिया तो एलसीएम 1 आएगा, ऊपर में आएगा P2, माइनस में आ गया P1। मजे से देखो, ये तो वही मिल गया, हमको यही तो करना था, P2 माइनस P1 अपॉन P1, और ये P2 माइनस P1 अपॉन P1 कैसे मिल गया? देख जादू, तुमने P2 बाई P1 पता कर लिया और उस P2 अपॉन P1 से एक घटाते ही तुमको वही मिल गया जो तुमको निकालने के लिए क्वेश्चन कहता है, अब बस उसको 100 से गुना कर देना है। ये बात इतनी बढ़िया है कि कैलकुलेशन बड़ा तेज हो जाता है कि भाई मेरे से परसेंटेज चेंज इन पावर पूछेगा, इसका मतलब वो मेरे से पूछ रहा है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%। भाई ये डायरेक्ट मैं कैसे सोचूंगा? तो स्टेप वन में सबसे पहले P2 माइनस P1 पता कर लूंगा, एक घटा दूंगा, फिर वही मिल जाएगा जो ये पूछना चाह रहा था। ये फायदा है, ये फायदा है, ये चीज मन में बिठा लो, ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो। क्या क्या लिखो समझो, पहले लिखो परसेंटेज चेंज इन पावर मतलब P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100%। इसके लिए लिखो, इसके लिए पहले P2 बाई P1 पता करेंगे, एक घटा देंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा, कैलकुलेशन से बच जाओगे। अच्छा, अब जब तुम इतना सीख गए, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे कि भाई टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी इंक्रीज्ड बाय 10%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस विल बी। कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%, टेम्परेचर को 10% बढ़ा दिया। अब देख दो चीज बताता हूँ, सॉल्व मत करना, बस समझो। आंसर नीचे बुक में क्या होता है, बुक में पहले टेम्परेचर को वो टी मानते हैं, पहले बुक में क्या करते हैं कि आपसे पहले टेम्परेचर टी मानते हैं, अब उसके बाद से उसने क्या किया 10% बढ़ा दिया, तो वो कहते हैं कि भाई टी में 10% बढ़ाओ, तो 10 बाई 100 टी बढ़ा दो, फिर उसके बाद से वो कहते हैं कि इसका मतलब होता है टी प्लस 0.1 टी, और इसको लेके सॉल्व करते हैं। ये कुल मिला के बकवास बात, बकवास है, टाइम टेकिंग है, हम नहीं करेंगे ऐसे, हम नहीं करेंगे। तो भाई हम कैसे करेंगे परसेंटेज वाले सवाल? परसेंटेज वाले सवाल जब भी जीवन में मिलेगा हमको, उसके लिए एक ही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले इनिशियल वैल्यू को हम अपने मन से
अपने मन से हमने परसेंटेज वाले सवाल देखा। जो स्मार्ट तरीका है जिससे तुम खुश रहोगे वो लिख रहा हूं। तुम इनिशियल वैल्यू को 100 मान लो और 10% बढ़ा दिया, 10% का इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये डायरेक्ट कितना हो गया, 110। सोचो, और इनिशियल वैल्यू 100 है किसकी, बात चूंकि टेम्परेचर की हो रही थी, हमने उसका नाम दे दिया T1। फाइनल वैल्यू टेम्परेचर की कितनी हो गई, T2। अब काम आसान हो गया। देख, वो कहेगा 10% कम कर देता तो 90 हो जाता, 15% कम कर देता 85 हो जाता, 15% बढ़ा देता 115 हो जाता, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने T1, ये T1 हमने इनिशियल वैल्यू एज्यूम कर लिया है खुश रहने के लिए। अब इसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देख, हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज किसमें किसमें, ये हमसे कहा है क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड। इसका मतलब हमसे पावर पूछा जा रहा है, हमसे पावर पूछा जा रहा है और उसका परसेंटेज इंक्रीज पूछा जा रहा है। मतलब वही चीज जो मैंने तुमको बताई, ये हमसे पूछ रहा है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100% की वैल्यू। ये चीज इसने तुमसे पूछी है, ये चीज तुमसे इसने पूछी है। इतना घुमा फिरा के इसको इतना बड़ा नाम देके तुमसे पूछा। अच्छा, तो ये तो तुमसे पूछा है। अब आ जाओ, मेरी बात को समझो। 10% बढ़ाया है, आंसर तुम ले आओगे, आंसर सारी दुनिया लेके आती है, लेकिन इसमें टाइम फालतू का लगता है। इसलिए अब देखिए, आराम से समझे। अगर कोई आंसर लाया है तो मैं उसका भी देख लूं, नहीं लाया है, चलिए अच्छी बात है, आप सुनते हैं बात। चलिए, अब मेरे पास एक ही जुगाड़ है। देख भाई, P प्रोपोर्शनल, अब कर रहा हूँ सॉल्यूशन। उस समय तो हम माहौल बना रहे थे। P प्रोपोर्शनल T का पावर 4। अब देख भाई, ध्यान रखना, मेरा टारगेट P2/P1 मिले तो मजा आ जाएगा। P2/P1 क्या होगा, देख, ये हो जाएगा T2, नीचे आएगा T1 और इसका पावर लेके जाऊंगा 4 पे। अब देखना, अब देखना मजे से भाई, P2 अपॉन P1, T2 टेम्परेचर, अरे 10% बढ़ गया था तो 110, और T1 भाई 100 है, इसके पावर में 4 है। यहाँ कैलकुलेशन की लड़ाई होती है, दिमाग लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन की लड़ाई, हाँ 46% आंसर है, लेकिन देखो मैं कितना आसान करना चाह रहा हूँ तुम्हारे कैलकुलेशन को, क्योंकि तुमको कैलकुलेशन फंसाएगा हीट में मॉडर्न में। आसान सिखाऊंगा कैलकुलेशन, देखना भाई। देख, यहाँ सबसे पहले तो तुमने इसको 0 से 0 खत्म कर लिया, इसमें तुम महान हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा P2/P1 अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ से कहानी आ जाएगी 11, नीचे आएगा 10, इसके पावर में जाएगा 4। चल ठीक है भाई, ये भी मान लिया, 11 अपॉन 10 और इसके पावर में जाएगा 4। अब देख मजे से, ये एक्चुअली में तुम क्या लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो 0.1 और इसके पावर को 4 कर रहे हो भाई। 0.1 के पावर को 4 कर रहे हो, समझ, 0.1 नहीं, 1.1 के पावर को 4 कर रहे हो। 1.1 11 है ना, तो 1.1 के पावर को 4 कर रहे हो। थोड़ा सा इसका गुना सिखा देता हूँ। इसका मतलब तुम कर रहे हो, ये तो मन में करना तुम, यहाँ तो मैं तो सिखाने के लिख रहा हूँ। 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, ये मन में करना। अब देख, दो दो के पेयर सोच लो, ये कितना हो गया, 11 गुने 11 121 होते, इतना तो पता ही होगा। तो ये लिखा हुआ है 1.21 इंटू 1.21। अब 121 और 121 को गुना करना पड़ेगा भाई, इसका तो कोई जुगाड़ नहीं है, आपको इसको गुना करना पड़ेगा। अब जब इसको तुम गुना करोगे तो यहाँ से आएगा 1.4641। 121 और 121 को गुना करने से आता है 14641। ये तो मुझे ध्यान है, 14641 आता है, और 4 के बाद 0 बिठा दिया। आप गुना करके देख लेना, क्योंकि हर बार यही डाटा है, थोड़ी ना पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, इतना तो तुमने मेरे भरोसे पे लिख लिया। अब जरा देखो, मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था किसी तरीके से P2 माइनस P1 निकालूं, उसमें से एक घटाऊं और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। P2
अपॉन P1 -1 इंटू 100% से करूंगा, मेरा काम बन जाएगा। अब देख भाई, P2 अपॉन P1 तुमने मेहनत से निकाली है। P2 अपॉन P1 की वैल्यू जब तुम निकाले हो, आराम से देखो, ये और उसमें से 1 घटाए हो, समझो, इसमें से 1 घटाए हो। अब तुम्हारी ये वैल्यू कितनी आई थी? तो ये आई थी 1 पॉइंट, देखना ध्यान से, इसको लिख रहा हूं, 1.4641। इसमें से क्या करोगे? इसमें से घटाओगे 1 और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100% से। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? देखना, ये तो हो जाएगा 0.46 और इंटू 100, मतलब यहां से आंसर आएगा 46%। मानता हूं मैं उड़ गया होगा, लेकिन तुम्हारे मन में एक बात डालना चाहता हूं। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, क्या कहानी थी, क्या कहानी थी? मैं फिर से लिखता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे पेन से लिखता हूं। देख, मेरा टारगेट था, मैं अगर P2 अपॉन P1 निकालता तो मुझे मिलता 11/10 इसका पावर 4 मिलता। इसका मतलब मुझे मिलता 1.1 का पावर 4 मिलता। अच्छा, अब मेरा टारगेट क्या है? मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। मेरा टारगेट है P2 अपॉन P1 में से 1 घटाऊं। इसका मतलब मैं क्या करूं? 1.1 का पहले पावर 4 करूं, फिर इसमें से 1 घटाऊं। फिर मेरा टारगेट था कि इसको 100% से मल्टीप्लाई करूं। इसका मतलब इधर जो टर्म आएगा, इसको 100% से मल्टीप्लाई करूं। क्या यही नहीं आ रहा है क्या? देख लो, यही नहीं आ रहा है क्या? देख लो। ये क्यों किया? ये क्यों किया? क्योंकि भाई यही पूछा है, यही पूछा है। एक दो बार जब वीडियो सुनोगे ना और प्रैक्टिस करोगे ना, तुमको मजा आ जाएगा। ये देख, हमेशा हमेशा फाइनल अपॉन इनिशियल निकाल के 1 घटा के 100 से गुना करो आंसर। फाइनल माइनस इनिशियल निकाल के, और आराम से फाइनल अपॉन इनिशियल निकाला, 1 घटाया, 100 से गुना किया, आंसर आया। वापस सुनना वीडियो को, बात समझ में आ जाएगी। बोलो, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? ज्यादा वाई नहीं आ रहा, उड़ गया क्या? वापस रिपीट करूं तो टाइप करिए आर। रिपीट कराना है तो टाइप करिए आर। रिपीट कराना है तो टाइप करिए आर। आया आया, अब आया भाई। ठीक है, मतलब रिपीट नहीं कराना है, अच्छी बात है। आइए इस सवाल पे गौर फरमाते हैं। एक ये सवाल है, इसको सोचिए क्या है इसमें। कूलिंग रेट ऑफ ए स्फीयर ऑफ 600 केल्विन एट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट 200 केल्विन। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, सवाल की बात को पकड़ते हैं अपन। एक तो इन्वायरमेंट की भी बात कर दी, इन्वायरमेंट की भी बात कर दी, और समझना, हमसे कूलिंग रेट ऑफ स्फीयर पूछा है। मतलब हमसे वो पूछ रहा है डी थीटा अपॉन डी टी। यही तो होता है कूलिंग रेट, यही है कूलिंग रेट। कूलिंग रेट कह लो, या फिर इसको कह लो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, दोनों एक ही बात है। भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू हमको याद है ना, अभी लिख देता हूँ। देख, तुम जानते हो सिग्मा ए अपॉन एम एस, फिर यहाँ पे टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4, ऐसे होता है। और यही इसने पूछा है, यही इसने पूछा है। इसमें कैलकुलेशन है, फिर से मैथ सिखाऊंगा, फिर से मैथ सिखाऊंगा, इसीलिए इस बात को ध्यान से देखना, एकदम बुद्धि खोल के देखना, एक आध बार रिपीट कर लेना। कुछ लोगों से हो जाता है, कुछ कुछ को दिक्कत आती है, आराम से देखना। देख भाई,
देख भाई एक काम कर, मैं रुकता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट कर लो। ये लो भाई, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर इसका मैथ सीखना। ये मैथ सिखाने के लिए ही सवाल लिया है। चलिए, आपने लिख लिया। अब मैं आपको थोड़ा मैथ सिखाने जा रहा हूँ, आराम से देखो, कंसंट्रेट होकर बात समझ जाओ। देखो क्या कहा है दोस्तों, इसने कहा है कि आपको, चलिए फॉर्मूला तो ध्यान में है, फिर से लिख लेते हैं। डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू सिग्मा ए, नीचे आता है एम एस। अब उसके बाद से टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4, टी एस सराउंडिंग है, टी बॉडी। शुरू में पहली बार, फर्स्ट टाइम, जो पहली बार बात हुई थी, फर्स्ट टाइम, इसने कहा है कि जो इसका कूलिंग रेट है, कूलिंग रेट है, वो कितना है, तो आर है। तो इस पूरे डी क्यू अपॉन डी टी के बदले में पहली बार में तो आर लिख सकते हैं, और उसके बाद ये क्या है, सिग्मा ए अपॉन एम एस। अच्छा, टी फोर, अच्छा टी का पावर 4, टी क्या है, बॉडी। और देखो पहली बार में बॉडी की कहानी समझिए। बॉडी कूलिंग रेट ऑफ अ स्फीयर ऑफ 600 केल्विन। भाई ये बॉडी की बात है, ये बॉडी का टेम्परेचर है। तो मतलब पहले तो लिखूंगा मैं 600 और उसका पावर करूंगा 4, उसका पावर करूंगा 4। ये बात ध्यान से देखना, उसका पावर कर दिया हमने 4। अच्छा, माइनस, अब देख, कह रहा है कि भाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहाँ है, तो भाई 200 केल्विन पे। तो मतलब ये क्या दिया, किसने दिया, ये तो टीएस है, बॉडी के टेम्परेचर को टी लिया है। ये पहले का टी है इनिशियल, बाद में ये भी बॉडी का टेम्परेचर है, ये भी बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन ये तो टी फाइनल है, जिसको मैं T2 भी लिख सकता हूं। अब आ जाओ, पहली बार में माइनस ये कितना रखूंगा, 200, और 200 का पावर 4, ये पहली बार में। दूसरी बार में कलर चेंज कर देता हूं। सेकेंड टाइम क्या घटना हुई कि सेकेंड टाइम में जो कूलिंग रेट है डी क्यू बाई डी टी, ये मेरे से पूछा गया है कि भाई कितना हो जाएगा, ये पूछा है। तो जैसे ही ये पूछा था, मैंने मान लिया इसका नाम एक्स हो जाएगा। चलो, क्या जाता है, तो हमने मान लिया बाद में ये एक्स हो जाएगा। तो भाई बाकी डाटा तो सिग्मा ए में कोई दिक्कत ही नहीं है, एम और एस में कोई दिक्कत ही नहीं है, लड़ाई है बस टेम्परेचर की। इसका पावर 4 माइनस इसका जो भी है पावर 4। अब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होके इसने 400 केल्विन कर दिया। चलो 400 केल्विन, और समझना, और सराउंडिंग तो अपना वही है इन्वायरमेंट, वो कितना है, 200। ये तो इसका छोटा सा मैथ्स है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं डिवाइड, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से फायदा बताता हूँ। एक तो ये नौटंकी खत्म हो गई, कौन सी, ये वाली और ये वाली, और एक तरफ ये खत्म हो गई। अब देखना, आपको ऊपर भी दिख रहा है, और बात समझिए, ऊपर भी दिख रहा है, और इसको समझो क्या कर सकते हैं हम आराम से। r बाई एक्स तो हमने लिख दिया, r बाई एक्स लिख दिया बराबर, ये पूरी कहानी है, समझिएगा। भाई सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखना, ये जीरो हर जगह है, ये जीरो हर जगह है,
तो खत्म करो इसको आराम से। देखो कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो 0 0 0 0 तो पहले खत्म कर दे। स्टेप 1 में 0 खत्म किया। कॉपी में चाहो तो स्टेप लिख सकते हो, स्टेप 1 0 खत्म करो, स्टेप 1 0 खत्म करो, स्टेप 1 0 खत्म करो। ठीक है भाई, मान लिया, मान लिया। अरे कुछ बच्चों को आता है, वो कुछ इसी में मेरा प्राण ले लेते हैं। अच्छा, अब देखो जैसे ही तुम इसको कर दोगे ना, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एक तरफ ये 6 और इधर पावर 4 और 2 का पावर 4। ऐसा करते हैं, क्यों ना 2 का पावर 4 कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं, ऊपर से भी और 2 का पावर 4 नीचे से भी। अब देखना, अब असली लड़ाई इधर है। 2 का पावर 4 तुमने जैसे ही कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, तो ऊपर में ये देखना, यहाँ पे 3 का पावर 4 बचेगा ऊपर वाले हिस्से में। ऊपर वाले हिस्से में कहाँ पे, इसके हिस्से में, और इसके हिस्से में 1, और इसके हिस्से में 2 का पावर 4, और इसके हिस्से में 1 का पावर 4। तो देख मैं लिख रहा हूँ, ये बचेगा 3 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4। ये क्लोज, नीचे आ जाओ, वहाँ 400 है। अब उसमें से 4 0 ऐसी गायब है, तो 4 का पावर 4 था, उसमें से 2 का पावर 4 निकाला, इसकी कहानी 2 का पावर 4, और ये वापस 1 का पावर 4। ये स्टेप एक मास्टर स्टेप है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, अगले स्लाइड में आता हूँ। अब कहानी आसान है। अब यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब तो अब बहुत आसान हो गया मामला। ये क्या बन गया, ये बन गया आर बाई ए। इसको ये स्टेप समझना था बस, ये स्टेप समझ में आ गया क्या? अब उसके बाद तो कुछ नहीं है, ये स्टेप समझ में आ गया तो एस टाइप करिए। ये स्टेप समझ में आ गया, कैसे कैसे पहले 0 हटाया, फिर उसके बाद से 2 का पावर 4 कॉमन लिया। ये स्टेप समझ में आ गया तो एस टाइप करिए। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब देखिए, अब 2 का पावर 4, अब तो कहानी जब तो सीधा लिख दूंगा ना, आर अपॉन एक्स। अरे अरे अरे, आर अपॉन एक्स, और ये तो कट ही चुका है, बस अब तो मामला बन गया। तुम कहोगे 3 का पावर 4 होता है 81, 81 में से 1 जाएगा, लिख देता हूँ चल 81 माइनस 1, और नीचे 2 का पावर 4 16, 16 माइनस 1, ये हो जाएगा 80, नीचे हो जाएगा 15, 5 से काट दो, ऊपर में हो जाएगा 16, नीचे में 5 गुना 3 15। अब तो तुम जीनियस हो, अब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे कोई क्या बात हो गई? अच्छा, इसको मैंने बचा के रखा था, फिर से सॉल्व कर दिया। चलिए कोई नहीं, आप तो समझ गए ना, आप तो समझ गए ना। चलो अब लिख दो, आर अपॉन एक्स बराबर 16/3 है। हमसे पूछा था एक्स की वैल्यू, हो गया बस, कितना हो गया 3r/16। ये है, ये सब में तो जान नहीं है, बस मेन तो ये था कि आपको इसका मैथ्स करने का स्टाइल पता होना चाहिए, और पावर वाले में पावर वाले का स्टाइल सिखाना टारगेट था। ये बहुत काम आएगा परसेंटेज वाले सवाल में, 5% से ज़्यादा रहता है तो ऐसे करने में काम आता है। और दूसरा इसका, ये बड़ा तंग करता है, ये बहुत तंग करता है बच्चों को, ये कैलकुलेशन उनको लगता है कम, तो आप इसको आसानी से ऐसे पहले 0 हटा दो। मेरी सवाल ऐसे ही आएगा, पहले 0 हटा दो, 0 जैसे ही हटाओगे उसके बाद से ये आराम से कॉमन ले लेना, एक टर्म बाहर निकाल लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल कर दीजिए, क्या आसान है, इजी सवाल है, कर दीजिए। बड़े आश्चर्य की आवाज जा रही थी, माइक तो लगाया नहीं था आज। माइक तो अब लगाया है, जोश जोश में भूल गया मैं, माइक तो लगा ही नहीं था। आइए, इसका तो आप लोग ऐसे कर देंगे हंस हंस के।
अरे ये कर लिए क्या हम? ये तो हो चुका है। अरे वाह, ये तो हो गया है। एनर्जी इमिटेड वाला ये हो गया है, ये हो गया है। रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये करना है, ये करना है, ये करना है भाई। एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड। ओहो, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, यही तो पावर होता है, यही तो पावर होता है। अच्छा, किसके लिए पूछा? ब्लैक बॉडी के लिए। ओहो, और सराउंडिंग की बात नहीं है, सराउंडिंग की बात नहीं है। एक ही बॉडी की बात हो, सराउंडिंग की बात नहीं हो, तो P बराबर सिग्मा ए टी का पावर 4, खत्म। सिग्मा ए टी का पावर 4 अब हो गया। अब यहां से कैसे कैसे चीजें कैंसिल हो रही है देखो। इसने कहा है, क्या किया सुनो, सबसे पहले इसने कहा कि जो हमारे पास ब्लैक बॉडी था उसका टेम्परेचर पहले था 27 डिग्री सेल्सियस, बाद में फाइनली 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया। डिग्री सेल्सियस में काम कभी नहीं करना है, डिग्री सेल्सियस में काम मत करना, हमेशा केल्विन में बदलिए। ये 27 डिग्री सेल्सियस, सही पूछिए छुप के ये कितना कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है 300 केल्विन, और ये 327 जोड़ दो 600 आएगा। ये कहना चाह रहा है 600 केल्विन, बस। अच्छा, और समझो, बाकी डाटा तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एक ही बॉडी की बात हो रही है, तो भाई सिग्मा भी कांस्टेंट और एरिया भी उसके लिए कांस्टेंट, उस बॉडी के लिए। एक ही बॉडी है तो क्या इसमें चेंज है? यानी कि P पूरा का पूरा सिर्फ T के पावर 4 पे ही डिपेंड कर रहा है। ऐसे बिल्कुल चीजें मन में आनी चाहिए, सीधे फॉर्मूला रखा, आंसर पाने से मजा नहीं है। अब आ जाओ, अब बस हो गया। P1 अपॉन P2 बराबर T1 अपॉन T2 और इसके पावर में 4। अब देखिए, P1 पहले का था 10, पहले का था 10, क्या क्या कहा था? एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, पहले था 10। अच्छा, अब जरा सुनना, बाद में इसका हमने माना हुआ है P2। T1 शुरुआत का टेम्परेचर, शुरुआत का टेम्परेचर कितना भाई? 300, और बाद का 600। चलो, ऊपर में 300, बाद में 600, पावर में 4, ये 1/2 हो जाएगा। आप जीनियस हैं। T अपॉन P2 बराबर 1/2, इसका पावर 4, यहां से P2 सॉल्व करिएगा, 16 गुने 10, 160 आता है, 160 आता है। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि कौन सा टर्म कैसे कैसे करके कैंसिल करना है, कौन सा टर्म किस तरीके से कैंसिल होगा। पूरी बात ऐसी समझी जा सकती है बहुत स्मूथली तरीके से, बहुत स्मूथली तरीके से। अब इसमें करना ये है कि अब एक तो ये सवाल 2 स्फीयर पी एन क्यू वाला, मेरे ख्याल से ऊपर में एक सवाल है, ऊपर में भी एक सवाल है, हाँ, रेडियस ऑफ 2 स्फीयर। ये दोनों को अपने को होमवर्क में ट्राई करना है, और उसके बाद से इसके ऊपर बात होगी। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा एज ए होमवर्क, एज ए होमवर्क। 2 स्फीयर पी एन क्यू वाला 127, ये बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है, एग्जैक्टली उसी तरीके का है। आप इसको ट्राई करिएगा, फिर हम बाकी प्रैक्टिस। अब क्या है, अब बताता हूँ। इसे कल का टॉपिक है, कल हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज के सवाल में मेन जो मेरा टारगेट था वो था कि आप स्टीफेंस लॉ लगाना सीखें। स्टीफेंस लॉ लगाना आना चाहिए। कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा लगेगा। बॉडी दिया हो, फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ, चलिए यहाँ पे ये देखिए स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ गौर से देखिए, स्टीफेंस लॉ रिकैप पूरा ध्यान दो, 2 मिनट। स्टीफेंस लॉ,
एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये देख लो, एनर्जी रेडिएटेड अपॉन एरिया इनटू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसी एनर्जी रेडिएटेड अपॉन टाइम को लोग पावर कहते हैं। ये बात हो रही है ब्लैक बॉडी की, तो ये बना पावर अपॉन एरिया का प्रोपोर्शनल टी का पावर 4। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया, तो पहला फॉर्मूला आया पी रेडिएटेड बराबर सिग्मा ए टी का पावर 4। तो स्टीफेंस लॉ पहली बात किसके लिए वैलिड है? ब्लैक बॉडी के लिए। सारी चर्चा किसके लिए हो रही है? ब्लैक बॉडी के लिए। अभी जनरल बॉडी की भी बात होती है बाद में, लेकिन अभी बात जो ये है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉडी की बात है। ये बात मन में होनी चाहिए। अब आओ, अब क्या होगा जब बॉडी को सराउंडिंग में रखोगे, तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को देखो टीएस माना हुआ है, ये रहा सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस, और बॉडी के टेम्परेचर को टी माना हुआ है। प्रोबोस्ट थ्योरी क्या कहता है? प्रीबोस्ट थ्योरी कहता है भाई देख, अगर तू बॉडी को जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, अगर तुमने उसको रखा तो वो बॉडी हीट को इमिट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी। ऐसा नहीं है बॉडी गर्म हो या ठंडी, हीट को एब्जॉर्ब भी करती है और इमिट को भी करती है। तो हमने तीर के निशान से इमिट दिखाया है और ग्रीन से जो तुम अंदर दिखा रहे हो उसको एब्जॉर्ब दिखाया गया है। हमने यहाँ माना कि हमारा जो टी है वो ज्यादा है टीएस से, मतलब बॉडी गर्म है। बॉडी गर्म है, अब पावर का फॉर्मूला सिग्मा ए टी का पावर 4 आया था। ये अकेला था, लेकिन 2 होगा तो सिग्मा ए कॉमन ले लूंगा और टी का पावर 4 में से टीएस का पावर 4 कर दूंगा। तो यहाँ से पावर पी नेट को मैं लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी। पी नेट को डी क्यू अपॉन डी टी, पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम, हमने लिख दिया डी क्यू अपॉन डी टी। इसका एक और नाम है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। लॉस क्यों? क्योंकि बॉडी गर्म थी। कैसे पता चला? टी हमारा ज्यादा था टीएस से, यानी कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट किसके बराबर आ गया? देख, सिग्मा ए कॉमन लेके टी का पावर 4 माइनस टीएस का पावर 4, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। अब आ जाओ, इसी dq के जगह पे तुम पुट कर दो ms dt। कहां से? ये फॉर्मूला समझिए, आप जानते हैं q बराबर ms डेल्टा टी, एक चैप्टर है कैलोरीमेट्री, वहां से इसको पढ़ते हैं। अब देखना, डेल्टा टी को यहाँ पे dt लिख दिया था, उसको d थीटा लिख दिया है, क्योंकि बुक में थीटा लिखा रहता है। तो dq के जगह पे हमने यूज किया ms dt और बाकी को एज इट इज रखा। वहां से इस d थीटा अपॉन dt की वैल्यू निकाली, क्योंकि इस d थीटा अपॉन dt का नाम होता है रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, या कुछ लोग इसको रेट ऑफ कूलिंग भी कहते हैं। बस तुम d थीटा अपॉन dt निकालोगे ना, तो ये सिग्मा ए अपॉन ms और t4 माइनस ts का पावर 4 आएगा। अब तीनों फॉर्मूले का अपना अपना यूज है। अब देख कैसे डायरेक्टली बताता हूं भाई। अगर सीधा सीधा बॉडी बोले तो ये लगाना पावर रेडिएटेड सिग्मा ए टी का पावर 4। अगर बॉडी को सराउंडिंग में डाल दे और तब पूछे कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बताओ या फिर पी नेट बताओ, तो ये लगाना सिग्मा ए टी का 4 माइनस टीएस का 4। लेकिन कहे कि बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग बताओ, बॉडी कितने देर में ठंडी हो रही है बताओ, फॉल ऑफ टेम्परेचर का रेट बताओ, तब तुम ये लगाना सिग्मा ए अपॉन एम एस टी 4 माइनस टीएस का 4। ये चीज समझ में आनी चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला रिलेट करना है। बस दैट्स ऑल। अभी जो क्वेश्चन इसमें है उसके ऊपर काम करिएगा, बाकी आराम करिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं।